भोलू ने ये तैयार कर लिया कि उसने इस शहर का डॉन बनना है। बेताशा इतना आगे चले गए कि इनका नेटवर्क बढ़ता ही चला गया। पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, इनको उठाया और उनको भी टॉर्चर करके उनको मार के फेंक दिया। पूरे कराची में एमक्यूएम के कारकुनान और मुसल्लह जत्थे भोलू को ढूंढ रहे थे। केटी बंदर के रास्ते जाते थे और वहीं से फिर वापस आए। कराची में बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई की, बॉम्ब ब्लास्ट हुए। एक इंडियन था, भोलू ने जीतू, उसका मर्डर किया शोएब खान के जरिए। डॉन दाऊद इब्राहिम से भी हुई। दाऊद ने शोएब खान से कहा ये काम कर सकते हो, बहुत मुश्किल से इन्फॉर्मेशन आई है। शोएब खान दाऊद की और ज्यादा करीब जाना चाहता था, उसको मुतासिर करना चाहता था। उस छोटे राजन की खुशकिस्मती थी, फायरिंग के तबादला हुआ और किसी गोली लगी, लेकिन वो गैलरी से कूद के भाग गया। दाऊद इब्राहिम को मुतासिर करने के चक्कर में उससे और नाराजगी इनकी हो गई। धोखे से इन्होंने भोलू का गला घोंट के और इसको मार के इसकी लाश उसी घर में दफना दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कराची अंडरवर्ल्ड पर। और कराची अंडरवर्ल्ड में सबसे अहम किरदार रहा है किसी ज़माने में इब्राहिम भोलू, जिसने कराची के बल्दिया टाउन से लेकर साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक और फिर कराची, बैंकॉक, मुख्तलिफ जगहों पे इसके गैंग ने ऑपरेट किया और बहुत सी कार्रवाइयाँ आपके इल्म में हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके सामने लाएंगे जो इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। इब्राहिम भोलू पटनी मोहल्ले में एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ था। इसके वालिद कराची में पोर्ट पे काम करते थे। ये खुशहाल लोग थे और इनका घर उस वक्त भी 2 मंजिला घर था और अच्छा बना हुआ था। और फारूक दादा जो एमक्यूएम का एक हाई प्रोफाइल मिलिटेंट रहा है, वो और इब्राहिम भोलू दोनों कज़न थे और इनका बचपन साथ गुजरा। ये अलग बात है कि बाद में इन्होंने राहें अलग कर ली, फारूक दादा एमक्यूएम में और भोलू पीपल्स पार्टी में चला गया। 1989 में कराची में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान बड़े झड़पें शुरू हो चुकी थी इनके कारकुनान में, और पीएसएफ और एपीएमएसओ के झगड़े। उसके बाद दोनों पार्टियों में मुख्तलिफ मुसल्लह धड़े बने हुए थे जो एक दूसरे पे हमले करने शुरू हो चुके थे। तो उसी सिलसिले में इब्राहिम भोलू ने एमक्यूएम के 2 वर्कर थे, उनको फायर ब्रिगेड में काम करते थे बल्दिया टाउन में, उनको किडनैप किया और टॉर्चर करके उनकी लाशें फेंक दी गईं, जो कि जिस पर मुश्तइल होकर एमक्यूएम के कारकुनान फारूक दादा ने फिर इकबाल मदद और सलीम मदद, 2 पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, इनको उठाया और उनको भी उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई में उसी तरीके से टॉर्चर करके उनको मार के फेंक दिया। तो उसके बाद भोलू उसके बाद इलाके में कभी कभार आता था अपने गैंग के साथ और फायरिंग वगैरह करके निकल जाता था। तो ये वो वक्त था जब भोलू पे पूरे कराची में एमक्यूएम के कारकुनान और मुसल्लह जत्थे भोलू को ढूंढ रहे थे। अब इब्राहिम भोलू जो था पुलिस के साथ साथ एमक्यूएम के लिए भी मोस्ट वांटेड था। भोलू की फैमिली फिर वहाँ से न्यू कराची शिफ्ट हो चुकी थी और भोलू का ज़्यादातर वक्त जो गुजरता था वो पीएसएफ के जो उस वक्त के सदर थे नजीब अहमद, उनके साथ गुजरता था। और नजीब अहमद और उसके साथी पूरा एक गैंग लेके चलते थे अपने साथ। और उस वक्त फिर एक दूसरे के कारकुनों को, पार्टी मुखालफिन को किडनैपिंग का सिलसिला चल पड़ा था और ये बड़ा, उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हुए। और इसी दौरान जब AZO का क़याम तो पहले ही आ चुका था और पीएसएफ के कुछ लोग जो मुर्तज़ा भुट्टो से मुतासिर थे वो इंडिया चले गए और उन्होंने नजीब अहमद से राहें जुदा कर ली और वो इंडिया चले गए। वहाँ जाके उन्होंने इंडियन कैंपों में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की और उसमें बहुत सारे लोग थे जिनमें एक इब्राहिम भोलू भी शामिल था। ये केटी बंदर के रास्ते जाते थे और वहीं से फिर वापस आए और उन्होंने हर किस्म का असला चलाने की तरबियत के अलावा बम ब्लास्ट और मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी की हरबे इन्होंने तमाम सीखे वहाँ पर। इब्राहिम भोलू वापस आने के बाद अली सुनारा जो कि अल-जुल्फ़कार का चीफ था कराची का और चीफ कमांडर था कराची का, क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान का चीफ कमांडर बन चुका था। और उसके साथ मिलके उसके कहने पे कराची में बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई की, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, टारगेट किलिंग हुई, बहुत सारी चीज़ों में ये भी साथ साथ रहा। फिर उस ज़माने में फिर हुआ ये कि जब 90 में नजीब अहमद के मारे जाने के बाद उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जाती है तो 91 में जाम सादिक अली की हुकूमत आ चुकी थी। उन्होंने
कराची में पीपल्स पार्टी और उसके कारकुनों पे और जो भी मुसल्ह जत्थे इनके साथ शामिल थे उन पे क्रैकडाउन शुरू किया। इरफानुल्लाह मरवत उस वक्त मुशीर दाखिला थे, उन्होंने इन पे बहुत भरपूर कार्रवाई की। बहुत से लोग गिरफ़्तार हुए, केसेस बने, उसमें जायज़ नाजायज़ जैसे आपको पता है कि पुलिस करती है वो भी होता रहा। और जो गुनाहगार लड़के थे उसमें बहुत से लड़के थे जो पकड़े भी गए, फ़रार हो गए, कुछ मारे गए। भोलू पे जब कराची में सख्ती आई तो एक राना अशरफ नाम के एक अपने दोस्त और बिजनेसमैन जो कि बड़े इससे उम्र में काफ़ी बड़े थे, उसके ज़रिए ये सऊद, मंजर अब्बास की बात कर रहा हूँ, और रऊफ़ नागौरी, ये लोग साउथ अफ्रीका निकल गए। और इनको खौफ था कि अगर ये कराची में रहते तो मारे जाते या पकड़े जाते, तो इसलिए इन्होंने बेहतर ये समझा कि जहाँ का रास्ता मिलता है वहाँ निकल जाएं। तो ये मपुतो जो कि कैपिटल है मोज़म्बिक का, ये वहाँ चले गए। राना अशरफ के ताल्लुकात थे, उसने फारूक भेजा नामी एक मेमन बिजनेसमैन के पास इनको भेजा और ये उसके लिए फिर काम करने लगे। मंजर अब्बास और भोलू तो वहीं रह गए, जबकि सऊद का कभी साउथ अफ्रीका और कभी मोज़म्बिक आना जाना रहता था, वो भी वहीं रुक गया फिर, जबकि रऊफ़ नागौरी वापस आ चुका था। तो होता ये कि वहाँ पर इनके पास काम तो कोई नहीं था। भोलू ने फिर एक नेटवर्क बनाया, और वो किस तरीके से बनाया कि इन्होंने एक ऐसे शख्स के लिए काम शुरू किया जो कि मैंड्रिक्स के कारोबार से वाबस्ता था, और उसने वहाँ पे एक पुलिस और गवर्नमेंट के लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्क बना हुआ था। इन्होंने शुरू में उसके लिए काम शुरू किया, उसकी ड्रग डीलिंग और बहुत सी चीज़ों के ये ज़िम्मेदार थे, और उसको भी पावर चाहिए थी। तो ये लड़के जब उसके साथ मिल गए तो इन्होंने वहाँ अपनी धाक बिठानी शुरू की। और होता ये कि फिर इन्होंने एक इंडियन था, भोलू ने इंडियन लड़का था जीतू, उसका मर्डर किया। उसके लिए इन्होंने साबिर को साउथ अफ्रीका से बुलाया। साउथ अफ्रीका से ये आने वाला साबिर, ये भी PSF का पुराना एक इनका दोस्त था, और ये भी AZO में काम कर चुका था, वहाँ से इंडियन कैंपों से तरबियत हासिल की थी। वो आया, उसके ज़रिए इन्होंने जीतू का काम करवाया। उसके बाद इनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो मपुतो शहर में थी वो था फैज़ल ख़ान एक लोकल था। आपको इल्म में होगा कि इंडिया तकसीम से पहले हिंदुस्तान से बहुत से लोग जाके साउथ अफ्रीका में आबाद हुए थे। तो फैज़ल ख़ान के जो बड़े बूढ़े दादा परदादा थे वो भी जाके वहाँ आबाद हुए थे। फैज़ल ख़ान वहीं का लोकल था, और पूरे शहर में ड्रग्स डीलिंग उसी के ज़रिए होती थी, और वो तमाम सप्लायर्स को भी जानता था, और तमाम जो भी नेटवर्क था वही चला रहा था। और भोलू ने जब ये तैयार कर लिया कि उसने इस शहर का डॉन बनना है, तो उसने सबसे पहले फैज़ल ख़ान का सफाया किया, और कहते हैं कि लोकल अफ्रीकन के ज़रिए पैसे देके इसकी उर्फ़ आम में कहते हैं कि इसकी सुपारी दी गई और इसका काम करवा दिया गया, ये इसका मर्डर हो गया। और उसके बाद पूरे जो नेटवर्क था, जो भी ड्रग्स डीलिंग में जो भी लोग थे और शहर के जितने भी जुर्म पेशा लोग थे, अब उनको पता चल चुका था कि ये शहर में कोई नया गैंग है और जो कि बहुत ख़तरनाक है, ट्रेंड लोग हैं, और अब इनसे या तो मिल के इनके साथ काम किया जाए या फिर लड़ सकते नहीं है, या तो मिल के काम किया जाए या शहर छोड़ा जाए। तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि इन लोगों के साथ मिल के काम करें। और फिर होता ये है कि भोलू और उसके दोस्तों ने एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क कायम किया, और पैसा उन पे फिर इतना मेहरबान हुआ कि इनसे नोटों की बोरियां कहते हैं संभलती नहीं थी, और ये मंशियात के धंधे में बेताशा इतना आगे चले गए कि इनका नेटवर्क बढ़ता ही चला गया। भोलू और उसका गैंग जो था मपुतो में और पूरे साउथ अफ्रीका में आहिस्ता आहिस्ता अपना एक जाल बिछाता गया। लेकिन उसी दौरान होता यह है कि आसिफ नामी एक बज़ाहिर बिजनेसमैन, लेकिन एक अंडरवर्ल्ड डॉन जो कि पूरी उसको इंटरनेशनल
ड्रग्स से वाबस्ता कम्युनिटी जानती थी कि ये क्या काम करता है और दुनिया भर की नज़रें उस पर थी। बाद में वो गिरफ़्तार भी हुआ और आज भी वो एक अमरीकी जेल में सज़ा भी काट रहा है। तो इन्होंने उसके लिए काम शुरू किया। आसिफ जो था उसका नेटवर्क बहुत बड़ा था और उसके पास बहुत बड़ी खपत थी और इंटरनेशनल मार्केट में उसका माल जाता था। तो आसिफ की मदद से इन्होंने बेतहाशा पैसे कमाए और पैसे में भी ताकतवर होते चले गए। अपने इनका सिस्टम में इनकी मजबूती का अंदाज़ा कर लें कि जब मोपोतो एयरपोर्ट पे कोई उतरता था पाकिस्तानी, तो इनके पास पहले से उसकी इत्तला पहुंच जाती थी और एयरपोर्ट पे उतरते ही उसकी फ़ोटो कॉपी पासपोर्ट की और दूसरी इन्फॉर्मेशन इनके पास फ़ौरन पहुंच जाती थी। और इस तरीके से ये नज़र रखते थे कहीं कोई इनका दुश्मन, कोई मुखालिफ तो नहीं आ रहा। और कहा जाता है कि वहाँ अफ्रीका में मुख्तलिफ सियासतदान, गवर्नमेंट के आला ओहदेदार इनके साथ बहुत से बिजनेसेस में पार्टनरशिप भी किए हुए थे। अब ये तो हिस्सा है भोलू की ज़िंदगी का जो मोज़म्बिक, साउथ अफ्रीका और दूसरी जगहों पे रहा है। अब उसका साथ साथ पाकिस्तानी जो कराची के जो गैंगस्टर थे उनके साथ भी ताल्लुक़ था। शुएब खान से पहले से उसका ताल्लुक़ था और दूसरे जो भी लोकल गैंगस्टर थे उन सब के साथ ताल्लुक़ था, इसलिए कि वो इन्हीं के साथ छोटे से बड़ा हुआ था, सब चीज़ें अपने हाथ से दिखी थी। तो भोलू ने अब कराची भी आना जाना शुरू कर दिया था और दुबई भी जाता था, जहाँ इसकी मुलाकात दुबई में शुएब खान से हुई। शुएब खान के ज़रिए बम्बई की जो अंडरवर्ल्ड है उसके डॉन दाऊद इब्राहिम से भी हुई और ये सिलसिला एक चल पड़ा फिर इनका आपस में। आगे चलकर ऐसा होता है कि शुएब खान, जिसने दाऊद इब्राहिम के कहने पर दाऊद इब्राहिम के मुखालिफ छोटा राजन, जिस पर बैंकॉक में जो कि खुफिया ज़िंदगी गुजार रहा था और छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के दरमियान एक ज़बरदस्त एक लड़ाई चल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथियों को टारगेट कर रहे थे और पुलिस की मदद से भी मरवा रहे थे, अरेस्ट भी करवा रहे थे। तो दोनों के दरमियान एक जंग की सी कैफियत थी। लेकिन ये जंग चल रही थी मुंबई में और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में और इसके अलावा बहुत सी जगहों पे और भी इन्होंने अपने लोगों को अफ्रीका में ख़ास तौर पर निशाना बनाया था। तो दाऊद इब्राहिम ने किसी तरीके से छोटा राजन के बारे में मालूमात हासिल की। तो कहा जाता है कि छोटा राजन, जब दाऊद को पता चला कि ये बैंकॉक में एक खुफिया मकाम पे रह रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन उसके पास उसके एक बहुत ही काबिल एतमाद साथी ने दी थी और कहा जाता है कि जो छोटा राजन का जो कुक था, ये इन्फॉर्मेशन उसके ज़रिए आई थी। तो बहरहाल अब शुएब खान के ज़रिए ये तमाम प्लान ये बनाया गया और दाऊद ने शुएब खान से कहा भी कि भाई अगर ये काम कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो मेरे पास बहुत मुश्किल से इन्फॉर्मेशन आई है, मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहता और मैंने हर हाल में ये काम कामयाबी से करना है। तो शुएब खान दाऊद की और ज़्यादा करीब जाना चाहता था, उसको मुतासिर करना चाहता था। उसने कहा भाई मैं काम किसी भी सूरत में मैं ये काम करवा दूँगा, आप बेफ़िक्र रहें। अब शुएब खान डिपेंड कर रहा था इब्राहिम भोलू और उसके नेटवर्क पे और इब्राहिम भोलू को भी उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो दाऊद इब्राहिम को मुतासिर करे और उसके साथ जुड़ जाए किसी तरीके से। और ये उसको एक मौका ऐसा लगा कि ये अगर उसने काम कर दिया छोटे राजन का तो दाऊद के बहुत करीब हो जाएगा। शुएब खान के कहने पे इब्राहिम भोलू ने अपने कुछ लोग तैयार किए, जिसमें हमीद चीचू वो था जो इंडिया में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करके आया था AZO की तरफ से और कराची में स्पेशल कोर्ट के जज नबी शेख जो के मर्डर में और कुछ पुलिस अफसरान के मर्डर में भी था और बम ब्लास्ट में भी था। तो जब इसे मैंने अरेस्ट किया था फिर 94 में मैंने इसे अरेस्ट किया था, उन केसेस में चालान हुआ था। तो हमीद चीचू एक हाई प्रोफाइल टारगेट किलर था, तो इब्राहिम भोलू ने उसको हायर किया और उसके बाद इब्राहिम भोलू ने जहांगीर लासी, ये भी AZO का लड़का था, ये भी तेज़ तरार था और इसने भी सब जो हमीद चीचू करता था ये भी वही करता आया था। इसके अलावा एक महमूद नाम का एक
शख्स था जो कि किसी कहते हैं कि पुलिस फोर्स या रेंजर्स से वो भगोड़ा था और वो जुराइम की दुनिया में आ गया था। तो एक वो था, और इसके अलावा शुएब खान ने करीम के और इसका एक चौकीदार था जो बाद में वो पकड़ा भी गया था। इन सब पे मुश्तमिल एक गैंग इन्होंने बनाया, और ये बैंकॉक गए। कुछ लोग इंडिया से आ रहे थे जो कि दाऊद इब्राहिम के लोग थे, वो इंडिया से कुछ पहुंचे थे। पर ये बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन इब्राहिम भोलू की दिलचस्पी का अंदाज़ा लगाएं कि उसने उस वक्त मपोतो में उस्ताद ताजू और अरशद चीना, ये दोनों उस वक्त वहाँ थे। ये भी बड़े गैंगस्टर थे और ये भी एजेडो के कैंपों से तरबियत हासिल की हुई थी। और ये उस्ताद ताजू तो फिर गैंग वॉर में भी इतना उज़ैर बलोच और रहमान का बहुत बड़ा कमांडर रहा है। अरशद चीना फिर वो साउथ अफ्रीका, उसका मोपोतो में उसका फिर मर्डर हो गया था। तो अरशद चीना और ताजू को भी इसने स्टैंड बाई में रखा हुआ था। पहले उसको उनसे कहा कि भाई आप वीज़े लगवा के आ जाओ, लेकिन जब कुछ इंडियन लड़के आ गए और 6-7 लड़के इनके अपने थे, तो फिर इसने उनको मना कर दिया कि तुम लोग नहीं आओ, ये काम हम खुद कर लेंगे। तो उसके बाद जब इन्होंने बैंकॉक में उस अपार्टमेंट पे जिसमें छोटा राजन ठहरा हुआ था, जब ये गए वहाँ पे, तो जहांगीर लासी और हमीद चीचू ये सब तमाम लोग जो थे एक इनके सामने डिलीवरी बॉय बन के गए, जो केक की डिलीवरी करने गए थे। बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी इन्होंने किसी की, और इन्होंने किसी तरीके से उस इमारत का जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था, चौकीदार होते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने किसी तरीके से उसको ये कायल किया कि जी हम यहाँ डिलीवरी करने आए हैं, और उससे दरवाज़ा खुलवाया। जैसे दरवाज़ा खुलवाया, इन्होंने गन पॉइंट पे उसको काबू करके बिठा दिया, और हमीद चीचू और जहांगीर लासी नीचे थे और दूसरी टीम ऊपर चली गई। लेकिन वो छोटे राजन की खुशकिस्मती थी कि जब इन्होंने दरवाज़ा खुलवाया तो उसमें फायरिंग का तबादला हुआ और छोटा राजन को मौका मिल गया। गो के उसे गोली लगी, लेकिन वो पीछे गैलरी से कूद के भाग गया। और अगर आपने इंडियन मूवी कंपनी देखी हो तो उसमें जो उसमें चंदू नाम का एक कैरेक्टर है जैसे गोली लगती है, बिल्कुल उसी टाइप का एक सीन था। और ये उसी छोटा राजन पे जो फायरिंग हुई थी उसी से मुतासिर होकर ये सीन बनाया, फिल्म बंद किया गया था। स्टोरी भी तकरीबन उसी टाइप की थी। बहरहाल ये छोटा राजन किसी तरीके से बच जाता है और ये तमाम लोग भागते हैं वहाँ से, और यहाँ पर एक शख्स फिर बाद में पकड़ा जाता है, और जो बाकी टीम थी वो लांचों के ज़रिए मलेशिया जाते हैं। मलेशिया से किसी तरीके से ये फिर इंडिया वाले इंडिया चले जाते हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान आ जाते हैं। और जब ये राजन पे हमला हुआ तो इब्राहिम भोलू, शुएब खान ये इनके साथ फ़ोन पर राब्ते में भी थे। बहरहाल नाकाम कार्रवाई पे दाऊद इब्राहिम और शुएब खान इन तमाम में बड़े शदीद इख्तलाफात हुए, और होता ये है कि ये दाऊद इब्राहिम को मुतासिर करने के चक्कर में उससे और नाराज़गी इनकी हो गई और उसकी नज़र में और बुरे हो गए। अब होता ये है कि इब्राहिम भोलू और शुएब खान में ताल्लुकात यहीं से ख़राब होना शुरू हुए, और शुएब खान ने इब्राहिम भोलू से $7 लाख कुछ अर्सा पहले उधार लिए थे, और वो $7 लाख भी उसकी तरफ थे। और इस काम के जो छोटा राजन वाले जो पैसे थे वो भी उसको नहीं मिले थे। और इब्राहिम भोलू इससे हर दूसरे दिन तकाजा करता था, फ़ोन करता था। अगर अफ्रीका में होता था वहाँ से कॉल करता था, दुबई में होता था वहाँ से कॉल करता था। और फिर शुएब खान चूँकि कराची में होता था, तो जब भी भोलू कराची में होता था तो शुएब खान के लिए दर्द सर रहता था, लेकिन वो शुएब खान का बड़ा एहतराम करता था। बहरहाल शुएब खान उससे बड़ा तंग आ चुका था, और फिर उसने प्लान किया, और उसने यही सोचा कि इससे किसी तरीके, उन दोनों शुएब खान ख़ुद भी बहुत सारी पैसों में बहुत ज़्यादा माइनस हो चुका था, बहुत माली तौर पर बहुत परेशान था। तो और मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानी भी उसके साथ लाग चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो वो भोलू से बहुत तंग आ चुका था, और उसकी नीयत भी थी कि किसी तरीके से ये पैसे वो खा जाए और भोलू को कुछ भी न दे। तो उसने प्लान किया, और एक दिन
गिजरी में अपने घर पे इसको भोलू को बुलाया, और जब भोलू वहाँ आया तो शुएब खान के साथ इसके दो ख़ास इसके कारिंदे होते थे, करीम के और ताहिर। इन्होंने इब्राहिम भोलू को ये लेके गए हैं और इन्होंने कहा है कि जी हम वहाँ पे आपको किसी एजेंसी के अफसर से मिलवाते हैं और एक काम आया है, उसके लिए आपकी मुलाकात करवाते हैं। बहरहाल इन्होंने इब्राहिम को और इसको इन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी और इन्होंने सर पे इन्होंने जैसे काला कपड़ा होता है वो डाल के इसको ले गए और बज़ाहिर ये शो किया कि हमने किसी से मुलाकात करनी है, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अब इब्राहिम भोलू जो कि शुएब खान पे बहुत ट्रस्ट करता था, वो सोच भी नहीं सकता था और कि ये मेरे साथ शुएब खान ऐसे करेगा, और ये एहतराम भी करता था। शुएब खान का बहुत पुराना ताल्लुक था। भोलू में ये तो था अपने पुराने दोस्तों के साथ इसका ताल्लुक और एक वास्ता अच्छा रहता था। बहरहाल शुएब खान इसको ले गया और इन्होंने फेडरल एरिया में शुएब खान का जो पुराना घर था वहाँ ले जाकर धोखे से इन्होंने भोलू का गला घोंट के तार गले में डाल के इब्राहिम भोलू के, करीम के, ताहिर और शुएब खान तीनों ने इसका वहाँ पे गला घोंट के और इसको मार के इसकी लाश उसी घर में दफना दी। शुएब खान और उसके साथियों ने भोलू का तो काम तमाम कर दिया, लेकिन आपको पता है ना कि हर कत्ल कोई ना कोई अपने पीछे सबूत छोड़ता है। तो यहाँ भी शुएब खान एक गलती कर गया और इब्राहिम भोलू की गाड़ी में ट्रैकर था, जिसकी मदद से उसकी फैमिली को पता चला कि इब्राहिम भोलू शुएब खान से मिलने उसके घर आया है, और यही उसकी फैमिली को भी पता था। गिजरी के इलाके में जब ये शहर पे इसका गेस्ट हाउस था शुएब खान का, जहाँ इब्राहिम भोलू आता था, और शुएब खान ने गाड़ी बाद में एयरपोर्ट पे भी लावारिस खड़ी करवा दी थी, ये रुख देने के लिए कि इब्राहिम भोलू बग़ैर बताए कहीं शहर से बाहर चला गया या मुल्क से बाहर चला गया है। अब भोलू के तमाम दोस्तों को पता था कि शुएब खान ने इब्राहिम भोलू के $7 लाख देने। अब मंजर अब्बास जो कि मपोतो में था और इब्राहिम भोलू का दोस्त भी था, बिज़नेस पार्टनर भी था, ये वहाँ से आया और कराची में रऊफ़ नागौरी और दूसरे तमाम दोस्त जो थे PSF के दोस्त, ये तमाम भी एक्टिव हो गए और इन्होंने भोलू को ढूंढना शुरू किया। इस सिलसिले में शुएब खान से इन्होंने कई बार पहले शुरू में इन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन शुएब खान एक दफ़ा मिला और उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे साथ मुलाकात करके चला गया था। लेकिन इनको पता था कि शुएब खान ने इसे गायब किया है और यकीनन इसको कत्ल कर डाला है। इसी वजह से इन्होंने जब देखा, इन्होंने FIR भी कटवाई भोलू की फैमिली के ज़रिए, तो पुलिस ने FIR काटी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन शुएब खान का असर रसूख बहुत ज़्यादा था। और हुआ ये कि पुलिस ने उससे केस उस पर दर्ज होने के बावजूद हुआ ये कि उससे प्रॉपर इंटरोगेशन नहीं हो सकती थी और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, रुकावटें थी। उसमें बहुत से हाई प्रोफाइल लोग थे जो शुएब खान को सपोर्ट कर रहे थे। तो शुएब खान के लिए पुलिस को संभालना उसका कोई मसला नहीं था। तो तंग आकर फिर शुएब खान के जितने मुखालफिन थे वो एक जगह हो गए, भोलू के दोस्त और कुछ पुलिस अफसरान, इन सब ने मिलकर शुएब खान के ख़िलाफ़ एक नया मार्च शुरू किया और फिर उस सिलसिले में कराची शहर में खून रेजी हुई। दोनों ग्रुप एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और उसमें बहुत से लोग ऐसे थे, दोनों तरफ के लोग मारे गए, उसमें बहुत से लोगों के उसमें किलिंग हुई। तो जब शुएब ने देखा कि मामलात उसके हाथ से निकल गए हैं, तो उसने कोशिश की किसी तरीके से इस मामले को बैठ के सुलझाया जाए, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसको भोलू की गुमशुदगी में उसका कोई हाथ है। तो उसके बाद शुएब खान पे आपको इल्म होगा कि जब उसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर जब हुआ, खून कराची में खून रेजी हुई, तो उसके एक केस में इसको गिरफ़्तार किया गया। और लेकिन पुलिस उससे वो कुछ नहीं बुला सकी जो पुलिस चाहती थी या भोलू के अहल खाना और उसके दोस्त चाहते थे, और उसके भोलू के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। तो एक दिन जब शुएब खान कोर्ट से वापसी पर लांढी जेल जा रहा था, तो उसकी
पुलिस की जो वैन थी कैदियों को ले जाती है जो, उस पर रहमान डकैत उसे 2 करोड़ की सुपारी दी गई थी, जो कि भोलू के नेटवर्क की तरफ से दी गई थी। और उन्होंने जब फायरिंग की उसमें 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, शुएब खान ज़ख्मी हुआ लेकिन वो बच गया किसी तरीके से। बहरहाल ये हुआ। उसके बाद सिटी कोर्ट में शुएब खान पे एक हमला होता है। जब वो तारीख पे आया था उसमें हमीद चीचू उसमें पैरालाइज हो गया, उसे गोली लगी और वहाँ पर भी एक शख्स हलाक हुआ। बहरहाल वो भी एक खूनी किस्म का एक वाक़या था और 2 तरफ़ा फायरिंग हुई उसमें। शुएब खान के साथ भी लोग थे और ये गैंग भी मुसल्लह था, पुलिस भी थी, तो वहाँ पे भी एक फायरिंग का तबादला हुआ। शुएब खान बच गया उसमें और उसके बाद ये हुआ कि शुएब खान किसी तरीके से ज़मानत करा के गायब हो गया। अब शुएब खान के पीछे उसके ज़वाल के दिन थे और उसके पीछे उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और उसमें उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, उस वक्त MQM की गवर्नमेंट थी, इत्तेहादी गवर्नमेंट थी सिंध में और गवर्नर थे इशरतुल इबाद और दूसरे तमाम लोग। और चूँकि अब पहिया उल्टा चलना शुरू हो चुका था और शुएब खान के दिन बुरे आ चुके थे, तो इंतज़ामिया भी अब उसके ख़िलाफ़ थी। तो वो शुएब खान मफरूर होकर लाहौर में एक मकाम पे छुपा हुआ था, जिसे कराची पुलिस ने जाके चौधरी असलम SSP जो शहीद हो गए और उन्होंने उनकी टीम ने वहाँ पर रेड किया, वहाँ से उसको गिरफ़्तार किया, कराची लाए, गिरफ़्तार किया। करने के बाद उससे मालूमात की, लेकिन वो भी इब्राहिम भोलू के बारे में उससे कुछ नहीं उगलवा सके। उसने बताई उसने चीज़ें, लेकिन उसने निशानदेही उस जगह की उसने नहीं करवाई जहाँ उसकी लाश थी। शुएब खान जो था वो फिर जेल कस्टडी हो गया और उसके बाद एक ताहिर नामी एक बंदा पकड़ा जाता है जो कि इस मर्डर में था, शुएब खान का साथी था। फिर उसने इंकशाफ किया और उसने जाके फेडरल बिरियल के उस घर पे जाके पुलिस को ले गया, निशानदेही की और जो बाकियात थी उसकी इब्राहिम भोलू की लाश थी वो बरामद करवाई, DNA करवाया गया और साबित हुआ कि ये इब्राहिम भोलू की लाश के बाकियात हैं। तो ये केस इस तरीके से हल हुआ। लेकिन ये कि इब्राहिम भोलू जिसने पूरी ज़िंदगी ख़तरों में गुजारी और पल पल उसने मुख्तलिफ रोज़ एक नया दिन उसके लिए मुख्तलिफ होता था, उसने दूसरों की जान भी ली और बहुत उसने लाखों डॉलर भी कमाए, बहुत उसने ज़िंदगी में ऊंच नीच देखी। लेकिन आप देखें जिस तरह हर जुर्म पेशा का एक अंजाम होता है और इसका भी अंजाम वही हुआ और आखिरकार ये जो दूसरों के साथ करता था इसके साथ भी वही हुआ और ये भी कराची अंडरवर्ल्ड के बहुत से दूसरे लोगों की तरह ये भी मारा गया और जो इसने सारी ज़िंदगी किया था उसका शिकार ये खुद भी हुआ।